Hello guys, hello everyone. I hope you guys are doing well. I welcomes you all on the behalf of CP Live Media students. आप सभी का CP Live करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत है बच्चों। और आज हम लोग यहाँ पर हैं पेपर का डिस्कशन करने के लिए। अभी संडे को जेई एडवांस का एग्ज़ाम हुआ है। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा। चलिए पेपर डिस्कशन शुरुआत करते हैं। पेपर 1 से शुरुआत करेंगे बच्चों। अगर पेपर 1 का छोटा सा एनालिसिस की बात करूं तो पेपर 1 कैसा रहा है हमारे पास फिजिक्स का। पेपर 1 फिजिक्स का इजी से मॉडरेट साइड में गया है। 4-5 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे, बट पेपर 1 की बात करेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास इजी लेवल के थे। चलिए आइए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन थे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास प्रैक्टिकल फिजिक्स है वो वर्नियर कैलिपर का। The smallest division on the main scale of the vernier caliper is 0.1 centimeter. 10 divisions of the vernier scale. 10 divisions किसके बराबर दिए हुए हैं? Correspond to the 9 divisions of the main scale. The figure below on the left shows the reading of this vernier with no gap between its two jaws. देखो ये वाला जो है ये फिगर दिया हुआ है जब जॉस के बीच में कोई गैप नहीं है हमारे पास। अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो मेरे को एरर दिखाई देता है क्योंकि इसका जीरो और इसका जीरो ओवरलैप नहीं करता है। ठीक है, कौन सा वाला फिगर ओवरलैप कर रहा है? ये देखिए, इसका 6th डिवीजन इसके 5th डिवीजन के साथ में ओवरलैप कर रहा है। वर्नियर स्केल का मेन स्केल के साथ में, वर्नियर स्केल का 6th डिवीजन मेन स्केल के 5th डिवीजन के साथ में ओवरलैप कर रहा है। तो मेरे पास कौन सा एरर हो गया? ये नेगेटिव जीरो एरर हो गया। ये क्लियरली इसको देख करके मैं बता सकता हूं कि मेरे पास नेगेटिव जीरो एरर है। चलिए, द फिगर ऑन द राइट शोज द रीडिंग विद अ सॉलिड स्फीयर हेल्ड बिटवीन द जॉस। द करेक्ट डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज। ठीक है, तब दोनों जॉस के बीच में हमने एक स्फीयर लगाया है तो हमारे पास रीडिंग ये आया है, ऐसा कुछ है। ठीक है, ये मेन स्केल का रीडिंग है और वर्नियर स्केल का रीडिंग देखो, वर्नियर स्केल का पहला डिवीजन कोइंसाइड करता है। चलिए, और हमसे रीडिंग पूछा गया है। अगर मैं बात करूं यहां से लीस्ट काउंट निकाल सकता हूं बच्चों, लीस्ट काउंट यहां से क्लियर इजीली निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात तो यहां से लेफ्ट डायग्राम को देख करके मेरे को क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? कौन सा एरर है मेरे पास में? नेगेटिव जीरो एरर है, नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, और हमको एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 9 मेन स्केल डिविजन्स किसके बराबर है? 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स के बराबर है। 9 मेन स्केल डिविजन्स इज इक्वल्स टू 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स। तो लीस्ट काउंट निकाल सकता हूं यहां से। लीस्ट काउंट कितना होगा हमारे पास? लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 MSD माइनस 1 VSD। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। 1 मेन स्केल डिवीजन, एक मेन स्केल डिवीजन कितने का है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मेन स्केल डिवीजन इज 0.1। ठीक है, वर्नियर स्केल की बात करूंगा तो वर्नियर स्केल मेरे पास कितना आता है? 0.9 टाइम्स ऑफ MSD, 0.9 MSD के बराबर। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा 0.9 MSD तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। ये लीस्ट काउंट आ गया, दिस इज द लीस्ट काउंट। ठीक है, लीस्ट काउंट हमें मिल गया है। अगर मैं जीरो एरर की बात करूंगा तो इसका जीरो एरर निकाल सकता हूं मैं। इसका जीरो एरर निकालिए। देखिए, इसका जीरो एरर कैसे निकालेंगे? इसका जीरो एरर निकालने के लिए अगर मैं बात करूं, मेरे पास में -1 मेन स्केल का रीडिंग -1, लीस्ट काउंट कितना है? 0.1। ठीक है, लीस्ट मेन स्केल डिवीजन रीडिंग कितना है? मेन स्केल डिवीजन है मेरे पास रीडिंग 0.1। ठीक है, और उसके बाद मैं बात करूंगा कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है बच्चे? इसका 6th डिवीजन कोइंसाइड करता है और लीस्ट काउंट कितना है? 0.01। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा इसका जीरो एरर? जीरो एरर विल बी -1 इंटू 0.1 प्लस 6th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, लीस्ट काउंट है 0.01। इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना आता है? -0.1 और -0.06, 0.04 -0.04 ये आता है मेरे पास में। नेगेटिव जीरो एरर है। कौन सा एरर है बच्चा? नेगेटिव जीरो एरर है। ठीक है, अब अगर मैं ऑब्जर्व रीडिंग देखता, अगर मेरे पास एरर नहीं होता तो ऑब्जर्व रीडिंग कितना होता? ऑब्जर्व रीडिंग की बात करूंगा तो ऑब्जर्व रीडिंग कितना होगा विदाउट एरर? ऑब्जर्व रीडिंग कितना होगा? देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, मेन स्केल का रीडिंग कितना है? 3। ठीक है, और कितना डिवीजन है? 0.1, यानी कि 3.1 तो ये हो गया। ठीक है, प्लस कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है बच्चा? कौन सा वाला डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? अगर मैं ऑब्जर्व रीडिंग की बात करूं, पहला डिवीजन कोइंसाइड करता है, वर्नियर स्केल का पहला डिवीजन कोइंसाइड करता है। जब वर्नियर स्केल का पहला डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, इसका लीस्ट काउंट है 0.01, यानी कि हो गया 3.11 सेंटीमीटर। ये तो ऑब्जर्व रीडिंग है, बट एक्चुअल रीडिंग कुछ और होने वाला है मेरे पास। एक्चुअल रीडिंग की बात करूंगा तो एक्चुअल रीडिंग क्या आएगा?
एक्चुअल रीडिंग आएगा विद एरर, विद जीरो एरर, ठीक है, विद जीरो एरर, जो एक्चुअल रीडिंग आने वाला है। 3.11 तो ऑब्जर्व रीडिंग था, और हमारे पास एरर कौन सा है, नेगेटिव जीरो एरर है, माइनस कर दूंगा, कितना आया 0.04, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आता है 3.15 सेंटीमीटर। और कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 3.15 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन था, इजी कैटेगरी में डालूंगा मैं इसको, ठीक है, बिल्कुल इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से, एन आइडियल गैस अंडरगोज अ 4 स्टेप साइकिल एज शोन इन द पीवी डायग्राम बिलो, ड्यूरिंग दिस साइकिल हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द गैस। कमाल की बात तो ये है कि जो चारों क्वेश्चन सिंगल चॉइस के आए हैं, सिंगल करेक्ट वाले जो चारों क्वेश्चन आए हैं हमारे पास में, वो आसान थे, ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने आप यहां से बिल्ड हो जाता है। हमको अगर थोड़ा सा, अगर मान लीजिए कई बार क्या होता है कि एक दो क्वेश्चन स्टार्टिंग में अगर डिफिकल्ट मिलता है तो हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज होने लगता है, बट क्योंकि सिंगल चॉइस क्वेश्चन जो थे यहाँ पे, सिंगल करेक्ट जो क्वेश्चंस थे जो स्टार्टिंग में आए हमारे पास, ये चारों के चारों आसान रहे हैं, यहां से कॉन्फिडेंस और इंक्रीज हो गया होगा आपका। अगर मैं बात करूं, एक आइडियल गैस है जो कि 4 स्टेप साइकिल में जा रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट प्रोसेस की बात करता हूं तो फर्स्ट मेरे पास क्या है, फर्स्ट मेरे पास प्रेशर कांस्टेंट है बच्चे, आइसोबैरिक प्रोसेस होगा, आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस यानी कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब वॉल्यूम क्या कर रहा है, वॉल्यूम बताइए, वॉल्यूम इंक्रीज होता है ना, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ये पीवी डायग्राम, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो हीट क्या होगा, हीट पॉजिटिव होगा ना, एनसीवी डेल्टा टी, ठीक है, एनसीपी डेल्टा टी, हीट पॉजिटिव है मेरे पास, डेल्टा टी पॉजिटिव, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज होने पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यानी कि हीट इज पॉजिटिव, हीट पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, हीट पॉजिटिव का मतलब है हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द गैस। फर्स्ट प्रोसेस में देखिए डेल्टा टी पॉजिटिव, तो मैं यहां से डायरेक्टली कह सकता हूं वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो दैट मींस टेम्परेचर आल्सो इंक्रीज, हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द गैस, हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द गैस, ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस हो गया। सेकंड प्रोसेस की बात करता हूं, सेकंड प्रोसेस देखिए, सेकंड प्रोसेस हमारे पास क्या है, इसको यहीं बना देते हैं डायग्राम को, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये पी वी कर्व है। सेकंड प्रोसेस कौन सा है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, सेकंड इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस। ये आइसोकोरिक प्रोसेस है मेरे पास, आइसोकोरिक प्रोसेस यानी कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा बच्चा पार्टी, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो मैं हीट क्या होगा यहाँ पर, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज यानी कि हीट नेगेटिव, यानी कि हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम या हीट रिलीज बाय द गैस, हीट इज रिलीज बाय गैस। ठीक है, गैस यहां पर हीट क्या करेगा, गैस विल रिलीज द हीट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थर्ड स्टेप के लिए बात करता हूं। थर्ड स्टेप में मेरे पास कौन सा प्रोसेस है, वापस थर्ड स्टेप में मेरे पास में आइसोबैरिक प्रोसेस है। थर्ड स्टेप मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस, थर्ड स्टेप इज आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम मेरे पास टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल आ गया है, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था तो टेम्परेचर क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। देखिए डायग्राम, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, यानी कि हीट क्या होगा, हीट एब्सॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा, वापस से हीट इज रिजेक्टेड बाय द गैस, क्या होगा यहां पर, हीट रिजेक्टेड बाय द गैस। फोर्थ स्टेप की बात करता हूं, फोर्थ स्टेप मेरे पास कौन सा प्रोसेस है, वापस से देखिएगा, फोर्थ स्टेप की बात करूंगा, वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस यानी कि वापस मेरे पास देखिएगा, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हीट पॉजिटिव यानी कि हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द गैस, हीट एब्सॉर्ब्ड बाय गैस, ठीक है। तो कौन कौन से स्टेप में हीट एब्सॉर्ब हुआ, एक तो स्टेप नंबर 1 में और स्टेप नंबर 4 में, ठीक है, स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 4, तो मेरे पास हीट एब्सॉर्ब हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन था,
अगेन एन इजी क्वेश्चन, हीट एंड थर्मो से क्वेश्चन, और बहुत ही आसान क्वेश्चन। पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आपका स्ट्रांग है, और स्ट्रांग नहीं भी है तो ये बिल्कुल बेसिक सी चीज है, बिल्कुल बेसिक सी चीज है। देखो फायदा यहाँ पर ये हो गया कि ये सेम चीज आप कहाँ पढ़ते हो, ये सेम टू सेम चीज आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, तो उसका बेनिफिट आपको यहाँ मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स से मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कर्व सरफेस से। और अगेन दिस इज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, एक और बार हमारे पास आसान सा क्वेश्चन आया है। एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट O, पॉइंट O, ठीक है, 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, L1, एंड अ कॉन्केव लेंस ऑफ L2 इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर बिहाइंड इट एज शोन इन द फिगर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ऑल द कर्व सरफेस इन बोथ द लेंसेज आर 20 सेंटीमीटर्स, ठीक है। The refractive index of both the lenses 1.5, ठीक है। The total magnification of this lens system is, देखो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन में घुमाया गया है आपको, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दी गई है कि आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिए दोनों की, कि दोनों मिलाकर के दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर जिस स्फीयर से बने हैं उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दिया हुआ है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है। तो L1 किसका काम कर रहा है बच्चा, L1 मेरे पास, L1 की बात करूंगा तो मेरे पास जो लेंस 1 है, ये लेंस 1 जो है ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम कर रहा है। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट मेरे पास यहां रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट था, दिस इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज अगेन प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले L1 के लिए बात कर लेता हूं। फॉर L1, फॉर लेंस L1, लेंस L1 के लिए बात करूंगा, U मेरे पास कितना हो गया, -10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। फोकल लेंथ कितना हो गया भाई, फोकल लेंथ की बात करूंगा, फोकल लेंथ मेरे पास इसके लिए कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ की बात करूंगा, इसका फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, 1/20, ठीक है। इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 1/20। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है दोनों का, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर्स है, तो मैं यहां से फोकल लेंथ निकाल सकता हूं दोनों के लिए, ठीक है। दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना कितना है, 20 सेंटीमीटर है ना, तो 20 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ निकालना, इसका भी 20 आएगा और इसका भी 20 आएगा। इसके लिए -20 यूज करोगे, इसके लिए +20 यूज करोगे, ठीक है। इसके लिए +20, उसके लिए -20, सॉल्व कर लेना, फोकल लेंथ 20 आएगा। तो यहां से मैं लेंस फॉर्मूला लगा देता हूं, 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। डायरेक्टली मैं आपको बताता हूं, 1/v1 इज इक्वल्स टू 1/20, और ये बन जाएगा -1/10। इसको सॉल्व करोगे तो v1 कितना आ गया, -20 सेंटीमीटर। V1 इसलिए लिख रहा हूं -20 सेंटीमीटर, मतलब कि मेरे पास इमेज यहां बनेगा, इसको मैं कहता हूं I1, ठीक है। ये कितना डिस्टेंस हो गया बच्चा, ये हो गया 20 सेंटीमीटर। अब ये जो V1 है, ये V1 किसका काम करेगा, ये V1 की बात, अच्छा एक काम करता हूं, इससे मैग्निफिकेशन निकाल देता हूं, M1 निकाल देता हूं, M1 V/U हो जाएगा, यानी कि -20 डिवाइडेड बाय -10, तो मैग्निफिकेशन आ गया 2, M1 का वैल्यू आ गया 2, ठीक है। अब लेंस 2 के लिए बात कर लेता हूं। लेंस 2 के लिए बात करूंगा तो ये जो इमेज है भाई, इसकी रेज ऐसे जा रही होंगी, फिर यहां से जाकर के ऐसे हो जाएंगी थोड़ी सी, एक मिनट, यहां पे मिलेंगी, ठीक है। तो ये I1 किसका काम करेगा, दिस I1 एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर लेंस 2, ठीक है। तो I1 मेरे पास किसका काम करेगा, नाउ I1 एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फॉर लेंस L2, ठीक है। ये I1 ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो U आ गया मेरे पास, U कितना हो गया, U -30 हो गया, ठीक है। लेंथ सेकंड के लिए U कितना हो गया, -30 हो गया। फोकल लेंथ की बात करूंगा, फोकल लेंथ मेरे पास -20 हो गया, तो वापस से 1/v2 इज 1/v2 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f लगा करके इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये आ जाएगा -1/20, और ये हो जाएगा माइनस प्लस, और इधर जाकर के -30, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे बच्चा, तो इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हारे पास v का सॉल्व कीजिएगा, v को सॉल्व करोगे तो LCM आ जाएगा कितना, LCM 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5, ठीक है, 3 और 2 5, और ये -12 सेंटीमीटर आने वाला है, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा इसको, आपके पास v2 का वैल्यू आ जाएगा -12।
तो मैग्निफिकेशन निकाल देना, सेकंड लेंस से मैग्निफिकेशन निकालोगे तो m2 कितना हो जाएगा, m2 आ जाएगा आपके पास -12 डिवाइडेड बाय -30। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आता है, ये आ जाएगा आपके पास 2/5। ठीक है, अब इस कॉम्बिनेशन की बात करता हूं तो नेट मैग्निफिकेशन मेरे पास कितना होगा, m1 इंटू m2 ना। ठीक है, दोनों की वजह से जो मैग्निफिकेशन होता है उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो m1 इंटू m2 कर दो, 2 इंटू 2/5 करो बच्चा, कितना आता है 4/5 आता है। 4/5 यानी कि 0.8। और देखिए हमको आंसर दिया हुआ है 0.8, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगेन इस क्वेश्चन को मैं इजी कैटेगरी में डालूंगा, रे ऑप्टिक्स का बहुत ही आसान सवाल। ठीक है, किसी भयानक यहाँ पर उसने किसी बहुत ही बड़े मेथड का यूज नहीं किया, रे ऑप्टिक्स का बहुत ही आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए मॉडर्न फिजिक्स से आया है। मॉडर्न फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी से सवाल आया है, रेडियो एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन से क्वेश्चन आया है, और अगेन अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, क्या कहता है, एक हैवी न्यूक्लियस है Q, ठीक है, जिसकी हाफ लाइफ दी हुई है बच्चे 20 मिनट। ये कहता है कि अंडरगोस अल्फा डिके विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 60% एंड बीटा डिके विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 40%। देखिए एक साथ दो इंटीग्रेशन हो रहे हैं, अल्फा डिके भी हो रहा है एक साथ में, साइमल्टेनियस डिसइंटीग्रेशन है। ठीक है, साइमल्टेनियस डिसइंटीग्रेशन है, 60% तो अल्फा डिके होता है और 40% किस में डिके हो जाता है, बीटा में। ठीक है, 40% बीटा डिके हो जाता है। इनिशियली नंबर ऑफ क्यू न्यूक्लियाई इज 1000। ठीक है, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दिए हुए 1000 हमारे पास में। तो नंबर ऑफ अल्फा डिकेज फॉर क्यू इन फर्स्ट आवर, तो पहले आवर में कितने अल्फा डिकेज हो चुके होंगे ये पूछा गया है। ठीक है, तो मैं अगर बात करता हूं कितना रिमेनिंग रहा होगा, अगर मैं रिमेनिंग की बात करूं तो रिमेनिंग का फॉर्मूला पता है ना हमको, रिमेनिंग क्यू आफ्टर 1 आवर। एक आवर में उसके कितने हाफ लाइफ हो जाएंगे, 3 हाफ लाइफ हो जाएंगे। इन 1 आवर इट विल बी हैविंग 3 हाफ लाइफ। एक घंटे के अंदर उसमें 3 हाफ लाइफ हो जाएंगे। तो कितना बचेगा वो, n0 डिवाइडेड बाय 2⁻³ यानी कि n0/8 ये बचेगा। और कितना वो डिसइंटीग्रेट कर चुका है बच्चा, n0 माइनस n0/n यानी कि 7n0/8। n0 माइनस n0/8 यानी कि 7n0/8 क्या हो गया, वो डिके हो चुका है। तो अगर मैं टोटल डिके की बात करूं तो टोटल डिके कितना हो गया है मेरे पास में, 7n0 डिवाइडेड बाय 8, ये टोटल डिके हो चुका है। अब इस टोटल में से भी 60% तो क्या होता है, अल्फा डिके होता है। टोटल में से 60% क्या होता है, अल्फा होता है। ठीक है, तो टोटल अल्फा डिके, टोटल अल्फा डिके की बात करता हूं कितना होता है, 7n0/8 का कितना होता है, 60% होता है। ठीक है, तो निकाल देता हूं इसको, 7 इंटू 1000 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 800। सॉल्व करोगे इसको तो कितना आता है बच्चा, 525, 525। ठीक है, यही तो हमसे पूछा था, द नंबर ऑफ अल्फा डिके ऑफ क्यू इन द फर्स्ट आवर, एक घंटे में कितने अल्फा डिके हो जाते हैं। तो आंसर आता है मेरे पास ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान सवाल था, कैलकुलेशन भी इसकी डिफिकल्ट नहीं है, यहां तक कि इसकी कैलकुलेशन भी बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आए थे हमारे पास। इस बार पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव किया गया, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप्स में दिए गए। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स के अप टू 2 डेसिमल्स तक हमको आंसर करने थे। क्या है पैसेज, पैसेज कहते हैं कि प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट ओ। देखो अगर तुमने प्रोजेक्टाइल 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा है तो इस टाइप के क्वेश्चन तो तुमने क्लास नोट्स में ही सॉल्व किए होंगे। कोलिजन वाले क्वेश्चन तुमने किए ना, कोलिजन वाले हम ये इस टाइप के क्वेश्चंस को कोलिजन वाले कॉन्सेप्ट्स में करवाते हैं। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। बहुत ही आसान सा एंगल दिया हुआ है, जो हम सबका चहीता एंगल है 45 डिग्री। हर कोई यही चाहता है कि 45 मिल जाए, और दे भी दिया है। From vertical with a speed of 5√2 meter per second, the projectile at the highest point of the trajectory splits into 2 equal parts. Highest point पर पहुंच करके 2 बराबर हिस्सों में टूट रहा है वो। One part fall vertically downward to the ground 0.5 seconds after the splitting. The another part t seconds after the splitting fall to the ground at a distance x meter from the point O. The acceleration due to ground is, the value of t is. देखो इस क्वेश्चन को ना मैं बिना पेन से, अगर मैं थोड़ा सा, मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन अच्छे से किया है, कोलिजन अगर मैंने अच्छे से किया है, सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट्स मुझे क्लियर है, तो मैं बिना पेन पे चला इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, आइए देखिए क्या कहता है ये वन पार्ट, इसने कहा कि प्रोजेक्टाइल गया, प्रोजेक्टाइल जाकर के टॉप मोस्ट पोजीशन पर, ऐसे कुछ कहानी है बच्चे इसके साथ में, ऐसे कुछ कहानी है
यहां पर ये जो m मास था ना, ये m मास दो हिस्सों में टूट जाता है, एक हिस्सा ये गया, एक हिस्सा ये गया। ये m मास था, ये m/2 मास है, ये m/2 मास है। अब ये फ्री फॉल हो रहा है और ये क्या करेगा, ये इधर की तरफ जाएगा। कितनी वेलोसिटी से, मान लेते हैं ये ux डैश वेलोसिटी से जाएगा। इसको 5√2 मीटर पर सेकंड से फेंका था। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा कि मैं पेन नहीं उठाऊंगा और पूरी तो इंफॉर्मेशन लिख दी आपने यहाँ पे। देखो समझो बात को, क्या इंफॉर्मेशन इसने दी है कि वन पार्ट फॉल्स वर्टिकली डाउन टू द ग्राउंड 0.5 सेकंड्स आफ्टर द स्प्लिटिंग। जैसे ही वो स्प्लिट हुआ था, आधा हिस्सा 0.5 सेकंड में यहां गिर गया। अब जरा सेंटर ऑफ, देखो मुझे एक बात बताओ, अगर कोलिजन हुआ है तो क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा है क्या? कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। मुझे पता है नेट एक्सटर्नल फोर्स, एफ नेट एक्सटर्नल क्या है बच्चे, 0 है। नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो क्या मेरे पास सेंटर ऑफ मास, पहले जहां एक्स डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स 0 है, वाई डायरेक्शन में जो पहले लग रहा था वो अभी भी लग रहा है, ठीक है। ये एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ये एक्स डायरेक्शन, एक काम करता हूं इसको हटा ही देता हूं। सबसे बेस्ट ये है कि इसके ऊपर पहले कौन सा फोर्स लग रहा था, पहले ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा था। कोलिजन होने के बाद भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, कौन सा वाला लग रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो सेंटर ऑफ मास पहले जहां पहुंचना चाहिए था अभी भी वहां पहुंचेगा। समझ में आई बात? सेंटर ऑफ मास जहां पहले पहुंचना चाहिए था अभी भी वहीं पहुंचेगा। जब सेंटर ऑफ मास अभी भी वहीं पहुंचेगा तो मुझे एक बात बताओ, सेंटर ऑफ मास पहले कहां पहुंचना चाहिए था, यहां पहुंचना चाहिए था ना, बिफोर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन भी वो यहीं पहुंचेगा, ठीक है। अगर आफ्टर कोलिजन मेरा सेंटर ऑफ मास यहां पहुंचेगा तो देखिए यहां से यहां आने में इसको कितना टाइम लगा है, जब इसको यहां से यहां आने में 0.5 सेकंड लगे हैं, तो उतने ही टाइम में ये दूसरा वाला हिस्सा, पहला वाला हिस्सा जितने टाइम में ये वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, सेम वो दूसरा हिस्सा, क्योंकि वो आधा मास का है, सेम टाइम में वो वाला हिस्सा भी सेम डिस्टेंस नीचे आएगा। जितना वो वर्टिकल डिस्टेंस चला है, वो कितना वर्टिकल डिस्टेंस चला है, ये मैक्सिमम हाइट चला है, जितने टाइम में ये नीचे आया है उतने टाइम में ये भी नीचे आएगा। यानी कि जितना टाइम इसको यहां से आने में लगा था, कितना लगा था, 0.5 सेकंड लगा था, तो इस m/2 को भी 0.5 सेकंड ही लगेगा, ठीक है। और दूसरी बात, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पहले भी यहीं पहुंचना चाहिए था, अभी भी सेंटर ऑफ मास यहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि जो फोर्स पहले लग रहा था अभी भी वही फोर्स लग रहा है, जो सेंटर ऑफ मास पे पहले फोर्स लग रहा था सेंटर ऑफ मास पर अभी भी वही फोर्स लग रहा है। सेंटर ऑफ मास पर कोई एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया है। जब एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स नहीं आए तो वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था वहीं चलता रहेगा। तो पहला आधा हिस्सा तो यहां टूट गया है, तो सेंटर ऑफ मास को यहां बनाए रखने के लिए इस आधे हिस्से को कहां जाना पड़ेगा, एग्जैक्टली जितना इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है उतना ही दूर यहां जाना पड़ेगा इस आधे हिस्से को, तभी तो सेंटर ऑफ मास यहां पहुंच सकता है, क्योंकि मास बराबर है। जब दो मास बराबर है तो उनका सेंटर ऑफ मास कहां लाया करेगा, एग्जैक्टली उसके सेंटर पे। तो जितना डिस्टेंस ये है बच्चे, उतना ही डिस्टेंस ये भी आएगा। कैसे आएगा, अब ये डिस्टेंस निकाल दो बस तुम। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए बहुत सिंपल सी बात है, रेंज निकाल दो। रेंज का फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास, रेंज का फॉर्मूला बता दिए, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। u स्क्वायर की वैल्यू देखो 5√2 दिया हुआ है ना, तो 5 स्क्वायर 25 इंटू 2 50 हो गया, ठीक है। साइन 2 थीटा यानी कि 1 हो गया, जी का वैल्यू 10 हो गया, तो रेंज आ गया मेरे पास 5 मीटर। ये रेंज आया है, ये रेंज आया बच्चा, ये रेंज मेरे पास 5 मीटर है। जब रेंज 5 मीटर है तो ये तो आधे हिस्से में कोलिजन हुआ था, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया, 2.5 मीटर हो गया ना। जब ये 2.5 है तो ये भी कितना होगा, डेफिनेटली ये भी 2.5 मीटर होगा। तो हमसे एक चीज तो ये भी पूछी थी कि ये वाला अगर x डिस्टेंस आगे गया है, कहां से, O से, ये O से कितना आगे गया है, x डिस्टेंस आगे गया है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 + 2.5 यानी कि 7.5, ठीक है। और कितना टाइम लगेगा उसको ये भी निकाल सकते हो। देखो अब एक्स एक्सिस में वेलोसिटी देख सकते हो ना, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम कितना था एक्स एक्सिस के अलोंग। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स देखूंगा, एक्स एक्सिस के अलोंग अगर मैं फोर्स की बात करता हूं, एफ नेट अलोंग एक्स एक्सिस इज 0, ठीक है। तो मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस और फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, कब, ये बिफोर कोलिजन मोमेंटम है या आफ्टर कोलिजन मोमेंटम है। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम मेरे पास मास कितनी वेलोसिटी चल रहा था बच्चे, 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, 5√2 है, ठीक है। cos 45 करोगे तो 1/√2 आता है, ये उसकी वेलोसिटी थी। हाईएस्ट पॉइंट पर
फूटने से पहले, और फूटने के बाद क्या हो जाएगा, आधा हिस्सा जीरो वेलोसिटी से जाएगा और आधा हिस्सा कितनी वेलोसिटी से जाएगा, आधा हिस्सा मान लेते हैं यू एक्स डैश वेलोसिटी से जाएगा। इसको सॉल्व करना, जैसे ही तुम इसको सॉल्व करोगे तो यू एक्स डैश कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 10 मीटर पर सेकेंड। यू एक्स डैश आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यू एक्स डैश 10 मीटर पर सेकेंड आ गया, मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकते हैं यहां से, मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हो ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, एच मैक्सिमम भी निकाल देता हूं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, मैक्सिमम हाइट इसको सॉल्व करना है, यू स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा 50 आएगा, साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन 45 1/√2, 1/√2 और ये कितना हो गया 1/2 हो गया, ठीक है, 2 ऑलरेडी है, ये 10, तो ये कितना हो गया 5/4 मीटर। ये मैक्सिमम हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट है 5/4 मीटर। इसको 5/4 मीटर चलने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम ये डिस्टेंस चलने में भी लगेगा। रेंज कितना कवर कर रहा है, 5 मीटर का रेंज कवर कर रहा है, रेंज ये 5 मीटर का कवर कर रहा है, तो मैं यहां से इसका टाइम भी निकाल सकता हूं। अगर मैं बात करता हूं रेंज किसके लिए, फॉर हाफ, फॉर m/2, रेंज इज इक्वल्स टू 5 मीटर, रेंज 5 मीटर है मेरे पास में, तो रेंज किसके बराबर हो जाएगा, 5 इज इक्वल्स टू यू एक्स डैश इंटू टी के बराबर हो जाएगा, यू एक्स डैश इंटू टी के बराबर हो जाएगा। यू एक्स का वैल्यू कितना आया, यू एक्स का वैल्यू अभी देखा हमने कितना आया, यू एक्स का वैल्यू, यू एक्स डैश का वैल्यू 10, ठीक है, तो t इज इक्वल्स टू व्हाट, 5 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि t इज इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड्स, जो मैंने कहा था वही आंसर आया है, टाइम 0.5 सेकेंड्स और डिस्टेंस कितना आया है 7.5, x का वैल्यू 7.5 और टाइम आ गया मेरे पास 0.5 सेकेंड्स। क्लियर है, आप इसको ओरली भी कर सकते हो, अगर तुम्हें सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आराम से तुम कर सकते हो, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। बस बहुत सिंपल सी बात लग रही है भाई, सेंटर ऑफ मास जहां पहुंचना चाहिए था वहीं पहुंचेगा, ठीक है। जब सेंटर ऑफ मास वहीं पहुंचेगा तो जितने टाइम में ये वहां गिरा था उतने टाइम में ये भी वहां गिरेगा, जितना डिस्टेंस ये वर्टिकल डायरेक्शन में चलेगा उतने डिस्टेंस तो ये भी वर्टिकल डायरेक्शन में चलेगा ना। अब पता लगा लो ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना टाइम में चल रहा है, और तुम ये भी बता सकते हो कि ये अगर ये तुम्हें रेंज पता है, यहाँ से सीधी सी बात है, रेंज तुम्हें पता है तो ये डिस्टेंस तुम्हें पता है, ये आधा डिस्टेंस हो जाएगा रेंज से, ये आधा डिस्टेंस हो गया तो ये आधा डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल 7.5 हो गया, ठीक है। और टाइम निकाल दिया, टाइम भी हमारे पास कितना आ गया 0.5 सेकेंड आ गया। चलिए x का वैल्यू पूछा था हमसे, x का वैल्यू 7.5 मीटर, x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू 7.5 मीटर। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक और आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी मैं डिफिकल्ट या मॉडरेट बिल्कुल नहीं कहूंगा, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोलता है, इन द सर्किट शोन बिलो द स्विच S is connected to the position P for a long time so that the charge in the capacitor becomes Q1 microcoulomb, ठीक है। S को P से मैंने कनेक्ट किया लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। चलिए तो लॉन्ग टाइम इसको मैं करता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 आफ्टर अ लॉन्ग स्विच S is पोजीशन टू Q, ठीक है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द चार्ज ऑन कैपेसिटर इज Q2। इसको पहले P से कनेक्ट किया बहुत देर के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है, फिर S को उसके बाद हम Q से कनेक्ट करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, स्टडी स्टेट अचीव कर लेगा, ठीक है। तो Q1 और Q2 का वैल्यू पूछा है। आइए सबसे पहले Q1 की बात करता हूं। अगर इसके Q1 की बात करूं तो मेरे पास सर्किट कुछ ऐसा बनने वाला है, ये कितना है हमारे पास 1 माइक्रोफैरेड 1 ओम 2 ओम, ठीक है। चलिए करंट यहां से ऐसे फ्लो करेगा, करंट I फ्लो कर रहा है। अगर करंट निकालूं मैं यहां से तो मेरे पास करंट कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 3 ओम और इक्विवेलेंट EMF इक्विवेलेंट पोटेंशियल हो जाएगा मेरे पास 1 वोल्ट, ठीक है। इक्विवेलेंट पोटेंशियल मेरे पास 1 वोल्ट हो जाएगा जब इसको मैं S को स्विच S is connected to P, ठीक है, व्हेन S is connected to P। और यहां से करंट कितना होगा, अंडर स्टेडी स्टेट देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू दिस कैपेसिटर, अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन में यहां से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, सारा का सारा करंट ऐसे फ्लो होगा, ठीक है, सारा का सारा करंट यहां पर इस सर्किट में ऐसे फ्लो होगा। इस सर्किट के इस कैपेसिटर के अक्रॉस स्टेडी स्टेट कंडीशन में कोई करंट नहीं फ्लो होने वाला है। तो I का वैल्यू निकाल देता हूं बच्चों, I का वैल्यू कितना हो जाएगा, I का वैल्यू मेरे पास में आ जाएगा, इक्विवेलेंट पोटेंशियल कितना है, इक्विवेलेंट पोटेंशियल हो जाएगा 2 - 1 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास 3, ठीक है। तो I इज इक्वल्स टू 1/3 एम्पियर। चलिए मुझे क्या निकालना है, मुझे इसके अक्रॉस चार्ज निकालना है, Q1 का वैल्यू निकालना है,
तो देखो, अगर मैं मानूं इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 0 होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल बता दो, इस पॉइंट का पोटेंशियल 2 वोल्ट होगा। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 2 वोल्ट है, यहां से करंट फ्लो कर रहा है कितना, 1/3 एंपियर का। अगर यहां से 1/3 पोटेंशियल का करंट एंपियर करंट यहां से फ्लो कर रहा है, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं VP, इसको VA बोल देते हैं, ठीक है, VA। तो VA कितना हो जाएगा बच्चा, VA इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2/3, यानी कि ये कितना हो गया, 4/3 वोल्ट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज 4/3 वोल्ट। ये देखो ना, 0 पोटेंशियल पर, ये VA पोटेंशियल पर, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 4/3 वोल्ट्स। अगर ये 4/3 वोल्ट्स हो गया तो कैपेसिटर में चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 इज इक्वल्स टू CV के बराबर, कितना है 1 माइक्रोफैरड, पोटेंशियल 4/3 इंटू 10⁻⁻⁶, यानी कि कितना हो गया 1.33 माइक्रोकूलम। ठीक है, कितना चार्ज हो गया कैपेसिटर के अक्रॉस, कितना चार्ज हो रहा है, 1.33 माइक्रोफैरड। तो मैग्नीट्यूड कितना आया, 1.33 माइक्रोफैरड, माइक्रोकूलम, सॉरी माइक्रोकूलम, 1.33 माइक्रोकूलम। चलिए नेक्स्ट, इसी पैसेज पर बेस्ड एक और क्वेश्चन आया, हमसे पूछा गया मैग्नीट्यूड ऑफ Q2, कब, जब इस S को Q से कनेक्ट किया गया। चलिए S को Q से कनेक्ट करता हूं तो मेरे पास सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। ये 2 वोल्ट, ये 2 एम्पियर, ये सॉरी 1 ओम, ये 1 माइक्रोफैरड, ये 2 ओम, 1 ओम, 2 वोल्ट्स। ठीक है, यहां से करंट जाएगा I डैश। I डैश का वैल्यू निकाल देता हूं। I डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास, I डैश इज इक्वल्स टू, वापस से वही स्टडी स्टेट कंडीशन में कैपेसिटर के अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं होने वाला है, तो I डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, I डैश इज इक्वल्स टू 2/3 वोल्ट्स। ठीक है, I डैश का वैल्यू 2/3 एम्पियर्स, 2/3 एम्पियर्स। इस पॉइंट का पोटेंशियल है 0, इस पॉइंट का पोटेंशियल है 0, इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा 2 वोल्ट के बराबर। इस पॉइंट का पोटेंशियल, वापस से इस पॉइंट को अब VB बोल देता हूं, तो VB मेरे पास कितना हो जाएगा, VB इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 इंटू 2/3। अब ये कितना आ गया, 2/3 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया, ये 2/3 आ गया पोटेंशियल ऑफ B, और यही मेरे पास क्या है, यही पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस भी है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर कितना है, 2/3 वोल्ट्स। ठीक है, तो Q2 क्या हो जाएगा मेरे पास, Q2 इज इक्वल्स टू CV के बराबर 1 इंटू 2/3 माइक्रोकूलम। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आता है, 0.67 माइक्रोकूलम। Q2 का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 0.67 माइक्रोकूलम। ठीक है, Q2 इज 0.67 माइक्रोकूलम। Q2 का वैल्यू पूछा था हमसे, Q2 का वैल्यू कितना आ गया, 0.67 माइक्रोकूलम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, वापस से पैराग्राफ बेस्ड। तो पॉइंट 2 पॉइंट चार्ज -Q and +Q/3 are placed on the XY plane at origin and 2, 0 respectively as shown in the figure. The result is this results is an equipotential circle of radius capital R and potential V is equals to 0 in the XY plane with its center at B, 0, all length measured in meters। हमसे क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ R भी पूछा है और इस B का वैल्यू भी पूछा है। ठीक है, हमसे बोला क्या गया है, दो चार्ज रखे, एक चार्ज है -Q, दूसरा चार्ज है +Q/3। ठीक है, +Q/3 कहां रखा हुआ है बच्चा, +Q/3 रखा हुआ है 2, 0 पर, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए थे 2, 0। ठीक है, अब ये बोलता है कि इन दोनों चार्ज की वजह से कुछ इस तरीके का सिस्टम बनता है कि एक इक्विपोटेंशियल सर्कल बनता है। ठीक है, एक इक्विपोटेंशियल सर्कल बनता है XY प्लेन पर, जिसके सरफेस पर, इस सर्कल के सरफेस पर पोटेंशियल है हमारे पास 0। ठीक है, हमसे ये बोला गया है कि इस पॉइंट सब, एक तो इस सर्कल का सेंटर बताओ, इस सर्कल का सेंटर है B, 0, तो हमसे एक तो B का वैल्यू पूछा था और दूसरा हमसे पूछा है कि ये सर्कल R रेडियस का बनता है, तो R का वैल्यू बताओ। द वैल्यू ऑफ R इज इन मीटर्स। ठीक है, चलिए देखिए, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इस सरफेस पे
इस सर्कल के सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। मैं एक आर्बिट्री पॉइंट ले लेता हूं, मान लिया मैंने ये पॉइंट ले लिया P, ठीक है। पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेता हूं बच्चे x, y। जब पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे पास x, y मैंने मान लिए हैं, पॉइंट है मेरे पास में P, तो पॉइंट P पर पोटेंशियल जो माइनस q की वजह से होगा सेम पोटेंशियल q/√3 की वजह से होगा ना, तभी तो नेट पोटेंशियल जीरो हो जाएगा मेरे पास। जितना पोटेंशियल माइनस q की वजह से होगा सेम पोटेंशियल q/√3 की वजह से होना चाहिए, तभी तो नेट पोटेंशियल जीरो होगा। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस q is equals to potential at point P due to q/√3। और तो कोई चार्ज है नहीं जिसकी वजह से पोटेंशियल होगा। चलिए तो ये रखो kq डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस देखिए ये 0,0 है, तो डिस्टेंस कितना हो गया इस चार्ज का, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली इसकी वजह से देखो q/√3, इसका डिस्टेंस कितना है, इसके कोऑर्डिनेट देखो कितने 2,0, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा x-2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ x-2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। kq से kq कैंसिल आउट, ये कितना बन जाएगा 1/x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3 x-2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, देखिए इसको सॉल्व करने पर मेरे पास इक्वेशन क्या बन के आती है, सर्कल की एक इक्वेशन बन के आएगी। इसको सॉल्व करूंगा तो इक्वेशन बन के आएगी मेरे पास x² माइनस का 6x प्लस 6 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन बन के आएगी, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मेरे पास x-3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, ये किसका इक्वेशन बन गया, सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है। ये सर्कल का इक्वेशन है, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर क्या है बच्चा, सेंटर दिया हुआ है इसका 3,0 और रेडियस कितना है सर्कल का, रेडियस इज √3। इस सर्कल का रेडियस अंडर रूट 3 और सर्कल का सेंटर है मेरे पास 3,0, जिसको हमें बताया गया था b,0 यानी कि b का वैल्यू तो हो गया 3 और रेडियस हो गया मेरे पास r इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 यानी कि 1.73। अप टू 2 डेसिमल तक आंसर लिखना था, सो योर आंसर विल बी 1.73 फॉर रेडियस। रेडियस का आंसर कितना आ जाएगा 1.73। तो अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक से आया हुआ क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसमें कोई डिफिकल्टी थी नहीं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, पैसेज की बात करूं, तो पैसेज के तीनों पैसेज बहुत आसान आए हैं, यानी कि पैसेज पर बेस 6 के 6 क्वेश्चन बहुत ही आसान रहे हैं। एक 6 क्वेश्चन ये आसान रहे और हमारे पास आगे की बात करूंगा जो हमारे पास सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस थे, चारों क्वेश्चन वो भी आसान रहे। तो ओवरऑल 19 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तो मेरे पास इजी रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला था बच्चा, वैल्यू ऑफ b, तो b का वैल्यू कितना आ गया 3, वैल्यू ऑफ b कितना आ गया 3। चलिए इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आइए आगे बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 से मेरे पास मोर देन 1 करेक्ट आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से हमारे पास मोर देन 1 करेक्ट रहे हैं। और अगर आप लोगों ने प्योर रोलिंग का क्वेश्चन किया है 11th में, रोटेशनल मोशन में जब आप प्योर रोलिंग करते हैं तो इस टाइप का इलस्ट्रेशन क्लास में लिया जाता है, ठीक है। डेफिनेटली मेरे जो स्टूडेंट रहे हैं उन स्टूडेंट्स ने भी क्लास नोट्स में इलस्ट्रेशन लिया जाता है, ये नॉर्मली इलस्ट्रेशन लिया जाता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन क्लास अलग अलग तरीके से करवाते हैं, आपसे क्या करते हैं, आपको सॉलिड डिस्क दे देते हैं कई बार, या सिलेंडर दे देते हैं कई बार आपको, ठीक है। और जो स्पेशली मेरा स्टूडेंट रहा है, उस मेरे स्टूडेंट में मैं क्या करता हूं, मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन दे दिया, उसने क्या करा, उसने 3-4 क्वेश्चन की फ्रेमिंग एक साथ करी है, ठीक है। मैं ये नहीं बताता हूं कि कौन सा सिस्टम है, ये कौन सा सिस्टम, ये नहीं बताया जाता। फिर यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलवा करके पूछा जाता है कि ये क्या हो सकता है, ठीक है। ये सिलेंडर हो सकता है, सॉलिड सिलेंडर होगा या फिर हॉलो सिलेंडर होगा। इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग अलग 2-3 तरीके से और किया जा सकता है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स F is applied at the center of mass of a cylindrical object of mass m and radius capital R perpendicular to its axis as shown in the figure. The coefficient of friction between the object and the ground is mu, ठीक है।
द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है ए, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी, गिवन दैट द ऑब्जेक्ट रोल्स विदाउट स्लिपिंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलिए, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। सॉलिड सिलेंडर के लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स पूछा है, ठीक है, ओके। चलिए आइए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ऐसा फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। सेंटर ऑफ मास पर फोर्स कितना लग रहा है बच्चा, F लग रहा है, और सेंटर ऑफ मास का ही एक्सेलरेशन कितना है, A के बराबर। ये रोटेट कर रहा है अल्फा एंगुलर स्पीड के साथ में, इधर फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है। चलो तो इस पे एक और मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद इक्वेशन बनाऊं, ठीक है। इसका इक्वेशन बनाए तो एक तो इक्वेशन बनेगा F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरा सॉरी F माइनस स्मॉल f, फ्रिक्शन भूल गया भाई, फ्रिक्शन भूल गया, ठीक है। ये बन गया मेरे पास एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, दूसरा इक्वेशन बनेगा टॉर्क का, ठीक है। टॉर्क किसकी, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास देख लो। टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास देखोगे तो फ्रिक्शन इनटू कितना रेडियस है इसका, r रेडियस है, F इंटू आर किसके बराबर हो जाएगा, I अल्फा के बराबर हो जाएगा बच्चा, ठीक है। क्या है, सॉलिड सिलेंडर या हॉलो सिलेंडर है मुझे नहीं पता, इसलिए I लिख लेते हैं इसको। तीसरा, क्योंकि प्योर रोलिंग कर रहा है तो A इज इक्वल्स टू आर अल्फा होगा, प्योर रोलिंग का केस है तो A इज इक्वल्स टू आर अल्फा होगा, ठीक है। तो यहां से फ्रिक्शन का वैल्यू उठाओ, फ्रिक्शन का वैल्यू उठाइए। फ्रिक्शन का वैल्यू जब मैं बनाता हूं यहां से तो A इज इक्वल्स टू अल्फा की जगह मैं रख सकता हूं A बाय आर, ठीक है, तो A अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया मेरे पास फ्रिक्शन का वैल्यू। इस फ्रिक्शन की वैल्यू को उठा करके यहां रखो जरा, इस फ्रिक्शन की वैल्यू को उठा करके यहां रखिए तो F माइनस ये बनेगा IA डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू MA, ठीक है। मुझे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए था तो A इज इक्वल्स टू M प्लस I अपॉन आर स्क्वायर इंटू A आ गया। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ गया बच्चा, I अपॉन सॉरी F अपॉन M प्लस I बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होने वाला है, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास F अपॉन, ठीक है। अगर हॉलो सिलेंडर होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, हॉलो सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, हॉलो के लिए फॉर हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर, I इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, F बाय 2m आ जाएगा, ठीक है। यही तो बोला था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और क्या बोलते हैं कि फॉर सॉलिड सिलेंडर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन निकाल देता हूं फॉर सेम वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, फॉर सेम वैल्यू ऑफ एफ द वैल्यू ऑफ ए डज नॉट डिपेंड्स वेदर द सिलेंडर इज सॉलिड और हॉलो, नो, इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। ये हॉलो और सॉलिड पर डिपेंड नहीं करता है। अगर एफ फिक्स रखोगे तो सॉलिड के लिए अलग हो जाएगा ना, mr स्क्वायर बाय 2 अलग हो जाएगा एक्सेलरेशन का वैल्यू, एक्सेलरेशन का अलग वैल्यू हो जाएगा ना, ये mr स्क्वायर बाय 2 बनेगा, कितना बनेगा m प्लस m बाय 2 यानी कि 3m बाय 2, ठीक है। तो 2f बाय 3m हो गया। और हॉलो के लिए कितना आ रहा है, हॉलो के लिए तो f बाय 2m आ रहा है, यानी कि स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, ए हमारे पास गलत स्टेटमेंट है। फॉर अ सॉलिड सिलेंडर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए इज 2 म्यू जी, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर के लिए बोलता है कि मैक्सिमम वैल्यू इज 2 म्यू जी, सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहा है। सॉलिड सिलेंडर के लिए अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन देखूं तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना लग सकता है बच्चे, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू म्यू एम जी के बराबर लग सकता है, ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यू लग सकता है फ्रिक्शन का। अब जब मेरे पास फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा, फ्रिक्शन जब मैक्सिमम होगा तभी तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा, जरा रखो यहां पर म्यू एम जी इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए, फॉर सॉलिड के लिए, सॉलिड के लिए बात कर रहे हैं ना, सॉलिड के लिए बात कर रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2 mr स्क्वायर बाय 2 इंटू a डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल आउट, m से m कैंसिल आउट, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 म्यू जी के बराबर। ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, ठीक है। उसने यही तो बोला था सॉलिड सिलेंडर के लिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना लगेगा, 2 म्यू जी के बराबर लगेगा, यस 2 म्यू जी के बराबर लगेगा। अभी कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्राउंड इज ऑलवेज म्यू एम जी, नो, हमेशा म्यू एम जी के बराबर होगा फ्रिक्शन फोर्स, नहीं, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या म्यू एम जी के बराबर होगा, बिल्कुल भी नहीं, हमेशा म्यू एम जी के बराबर नहीं होगा। ये देखिए फ्रिक्शन फोर्स आप लोग क्लियरली देख सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बदल रहा है, फ्रिक्शन फोर्स एफ की वैल्यू के साथ साथ बदलता है, हमेशा म्यू एम जी के बराबर नहीं होने वाला है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा म्यू एम जी के बराबर नहीं होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी हमारे पास गलत होगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी। इसको मैं मॉडरेट बोलूंगा,
ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चन है, ये आपको थोड़ा सा घुमा सकता था। जैसे कि ऑप्शन नंबर बी और सी के लिए बोलेंगे तो बी और सी थोड़ा सा चेक करने लायक क्वेश्चन था, ऑप्शंस थे, तो मॉडरेट बोलेंगे। इसको भी डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, मॉडरेट बोलूंगा। रोटेशनल मोशन से क्वेश्चन आया है हमारे पास में मॉडरेट लेवल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन हमारे पास वापस से। द वाइड स्लैब कंसिस्टिंग ऑफ टू मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस n1 and n2 इज प्लेस्ड इन एयर एज शोन इन द फिगर। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम n1 टू n2, n1 से n2 जा रही है एट एन एंगल थीटा वेयर sin थीटा इज स्लाइटली लार्जर देन 1/n1। sin थीटा बड़ा है 1/n1 से, sin थीटा लार्जर देन 1/n1 ना, तो एक इंफॉर्मेशन यूज कर लेते हैं x/n1, ठीक है। इसका मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब ये है, आगे बात करते हैं, अगर ये n2 1 होता, अगर ये n2 1 होता तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया ना मेरे पास, ये थीटा क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया। जब ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो इसका मतलब क्या कर जाएगा, ये TIR कर जाएगा। कब, जब मेरे पास n2 का वैल्यू 1 होगा, ठीक है, उस केस की बात करूंगा। Take refractive index of air as 1. Which of the following statement is correct? The light ray enters n2 is equals to enters air if n2 is equals to n1. ठीक है, n2 और n1 बराबर है। अगर n2 और n1 बराबर है तो ये मेरे पास इस तरीके से होगा, ठीक है, और ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा है, n2 n1 के बराबर है। ये कहता है एयर में एंटर कर जाएगा। देखो एयर में तो एंटर कर ही नहीं सकता है, एयर में एंटर कर ही नहीं सकता है, क्योंकि मुझे पता है ना sin थीटा इज ग्रेटर देन 1/n1, ठीक है। जब ये 1/n1 से बड़ा हो गया तो थीटा क्या हो गया, थीटा इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, थीटा इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो TIR अकर्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर होगा, ठीक है। जब टोटल इंटरनल, क्योंकि मेरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, जब क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जरूर होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तो ये एयर में एंटर नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर ए गलत है, ठीक है। एक बार ऑप्शन नंबर डी देख लो, क्योंकि ए और डी ऑलमोस्ट सेम ऑप्शन है। द लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 इफ n1 इज इक्वल्स टू 1। अब बच्चे अगर n2 की वैल्यू 1 है, n2 की वैल्यू 1 है तो ये क्या करेगा, ये देखिए, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या करेगा, TIR हो जाएगा ना। फॉर n2 इज इक्वल्स टू 1, फॉर n2 इज इक्वल्स टू 1, तो मेरे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, वापस से किस में आ जाएगा, ये लाइट रे टकरा करके, लाइट रे यहां से टकरा करके थीटा एंगल पे गया था, लाइट रे टकरा करके वापस यहीं आ जाएगा। ये n1 से गया था, n1 में ही आ जाएगा, कब, जब n2 की वैल्यू 1 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट होगा, ठीक है। अब एक बार कहता है कि n2 इज लेस देन n1 और n2 इज ग्रेटर देन n1, द लाइट रे इज फाइनली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 इफ n2 इज लेस देन n1, द लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 इफ n2 इज ग्रेटर देन n1। आइए जरा देखते हैं इसको। ऑप्शन बी के लिए देखता हूं, जब मेरे पास n2 क्या है, n1 इज ग्रेटर देन n2, n2 मेरे पास बड़ा होगा, n1 बड़ा है मेरे पास, ऐसा कुछ कहानी होने वाला है। देखो n1 क्या है बच्चा, n1 इज ग्रेटर देन n2, n1 n2 से बड़ा है तो मेरे पास लाइट रे क्या करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, डेफिनेटली अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, तो ये इस तरीके से जाएगा। ये रिफ्रैक्ट करके इस तरीके से जाएगा इस सरफेस पर। अगर ये एंगल r है तो ये एंगल भी r होगा। जरा स्नेल्स लॉ लगाइए यहां पर, n1 sin थीटा इज इक्वल्स टू n2 sin r, तो sin r कितना आ गया मेरे पास, sin r इज इक्वल्स टू n1 बाय n2 sin थीटा। देखो मैंने तुम्हें भी बताया sin थीटा क्या है, sin थीटा की बात करूंगा बच्चा, तो sin थीटा मेरे पास x/n1 है ना, क्योंकि 1/n1 से तो बड़ा है, 1/n1 से बड़ा है तो x/n1 इसको लिख सकता हूं, x/n1 लिखूंगा तो n1 से n1 कैंसिल आउट, तो मेरे पास sin r क्या आ गया, sin r इज इक्वल्स टू x/n2, या फिर मैं ये भी तो कह सकता हूं sin r इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1/n2। sin r जब 1/n2 से बड़ा आ गया, कमाल की बात ये हो गई कि जैसे ही 1/r से बड़ा आ गया, 1/r से बड़ा आते ही r क्या हो गया, r इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल।
ठीक है, ये मेरे पास जो रिफ्लेक्टेड एंगल था, ये रिफ्लेक्टेड एंगल क्या हो गया, ये बड़ा हो गया किससे, क्रिटिकल एंगल से। तो यहां पर वापस से क्या होगा, TIR अकर्स कहां पर, एट सेकंड सरफेस। सेकंड सरफेस पर TIR होगा, लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के और वापस जैसे ही इसमें एंटर किया था वापस से टकरा करके उसी तरीके से N1 में एंटर कर जाएगा। ठीक है, यानी कि लाइट रे वापस कहां एंटर कर जाएगी, N1 के अंदर एंटर कर जाएगी। क्या यही बोला गया था, द लाइट रे इज फाइनली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, यस इफ N2 इज लेसर देन N1, बिल्कुल सही है। और जब N2 बड़ा है N1 से, N2 जब बड़ा है N1 से, तो उस केस में क्या होगा बच्चा, N2 जब बड़ा होगा तो मेरे पास कहानी कुछ ऐसी होगी, डायग्राम में थोड़ा सा चेंज आएगा, ये N1 है थीटा एंगल के साथ में, लाइट रे ऐसे बेंड हो जाएगा, लाइट रे ऐसे बेंड हो गया, ये है R, ठीक है, ये N1 है, ये N2 है, N2 इज ग्रेटर देन N1 है इस केस में, N2 ग्रेटर देन N1, तो वापस से मेरे पास स्नेल्स लॉ लगाइए, N1 साइन थीटा इज इक्वल्स टू N2 साइन R, वापस वही कहानी होगी, साइन R क्या आने वाला है, वापस से 1/N2 से बड़ा आने वाला है। जब साइन R मेरे पास वापस 1/N2 से बड़ा आने वाला है, क्या होगा, वापस TIR अकर्स होगा, कहां पर, TIRs अकर एट सेकंड सरफेस, वापस सेकंड सरफेस पर TIR होगा, ये टकरा करके वापस यहां से ऐसे जाएगा इस तरीके से, ठीक है, और ये ऐसे एंटर कर जाएगा वापस N1 में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो करेक्ट, सी भी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसको भी मैं मॉडरेट लेवल पे डाल सकता हूं, इसको भी मैं मॉडरेट लेवल पे डाल सकता हूं। रे ऑप्टिक्स का बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, मॉडरेट लेवल पे मैं इसको डाल सकता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, रोटेशनल मोशन का बहुत आसान टॉपिक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन कहूंगा मैं इसको मॉडरेट नहीं कहूंगा, क्योंकि जिस बच्चे को रोटेशनल मोशन आता है उसको ये चीज तो बहुत बहुत बेसिक सी चीज है, और ये भी इस टाइप का क्वेश्चन भी सेम टाइप का क्वेश्चन क्लास इलस्ट्रेशन में करवाया जाता है। देखिए इसकी बात करता हूं, पार्टिकल ऑफ मास m is equals to 0.2 kg is initially at rest in the xy plane at x is equals to minus l and y is equals to minus h पर, ठीक है, l का वैल्यू है 10, h का वैल्यू 1 मीटर, the particle is accelerated at t is equals to 0 with a constant acceleration of 10 meter per second square along the positive x direction. The angular momentum and the torque with respect to the origin in SI units are represented by l vector and tau vector respectively. I cap, j cap, k cap are the unit vectors along the positive x, y and z axes. The k cap is equals to I cross j, ठीक है, then which of the following statements is correct? The particle arrives at point l comma minus h, 2 सेकेंड पर, टॉर्क 2, एंगुलर मोमेंटम हमें दिया हुआ है 4, k cap, टॉर्क is equals to k cap and the particle passes through l comma minus h, l comma minus h और 0 comma minus h। आइए जरा चेक करते हैं, सबसे पहले बात करता हूं, देखो टॉर्क के लिए बात करता हूं, बहुत सिंपल सी बात है, क्या है ये कहानी है, ये कहानी है, जरा ऐसे ऑब्जर्व करो इसको, ये -10 -1 से चल रहा था, इनिशियल वेलोसिटी है 0, ये चल रहा है बेटा एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ, ठीक है, कहां पहुंच जाता है ये पहुंच जाता है मान लीजिए 10 -1 पे पहुंच जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको 0 से ऑब्जर्व कर रहा हूं, ऐसी कुछ कहानी है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन दिया हुआ है, ओके, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन की बात करता हूं, तो टॉर्क विल बी कांस्टेंट होगा टॉर्क, क्यों होगा कांस्टेंट, जरा आर परपेंडिकुलर की बात करो ना, आर क्रॉस एफ, अरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो इसके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन ऐसा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही रहने वाला है हमेशा, दिस विल बी योर आर परपेंडिकुलर, और आर परपेंडिकुलर हमेशा तुम्हारा 1 मीटर ही रहने वाला है। जब आर परपेंडिकुलर चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन फोर्स यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, तो मेरे पास टॉर्क कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कांस्टेंट है। वो वाला एग्जांपल जो हम लोग क्लास में देते हैं, ट्रेन ऐसे जा रहा है, आप यहां पर खड़े हैं, उस ट्रेन को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपका वो अगर कांस्टेंट स्पीड से ट्रेन चल रहा है, ट्रेन अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो आपके गर्दन पे क्या हो रहा है, टॉर्क लग रहे हैं ना, रोटेशनल इफेक्ट शो कर रहा है आपका गर्दन, जब आपका गर्दन रोटेशनल इफेक्ट शो कर रहा होता है, कांस्टेंट टॉर्क लगता है, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ट्रेन चल रहा है तो, ठीक है। आइए यही सेम चीज है
परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे पास 1 है, फोर्स की बात करूंगा मास 0.2 है बच्चा, और किस एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये 10 से जाता है, ये मेरे पास हो गया 2 न्यूटन मीटर के कैप। ठीक है, टॉर्क तो कांस्टेंट हो गया, टॉर्क कांस्टेंट हो गया और टॉर्क का वैल्यू 2 के कैप आ गया, ये नहीं होगा कि टॉर्क कांस्टेंट है। किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप बात करो, किसी भी पॉइंट से पार्टिकल हो, कहीं पर भी हो, टॉर्क कांस्टेंट होगा। बात कर लेता हूं एंगुलर मोमेंटम की। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कब बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम की, व्हेन पार्टिकल इज एट l, -h यानी कि 10, -1 पर। एंगुलर मोमेंटम व्हेन पार्टिकल इज एट 10, -1। ठीक है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकाल दो। मान लो ये v वेलोसिटी से जा रहा है, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था, v इज इक्वल्स टू √2, एक्सेलरेशन है 10 और डिस्टेंस कितना चल गया है ये, -10 से +10 यानी कि 20। तो वेलोसिटी कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड आ गया, 20 मीटर पर सेकंड आ गया। एंगुलर मोमेंटम की बात करूंगा तो r परपेंडिकुलर, r इंटू mv। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 1, मास है 0.2, वेलोसिटी कितना है बच्चे, वेलोसिटी है 20। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, 4 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डायरेक्शन k कैप, 4 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू 4। टाइम की बात कर लेता हूं, कितने टाइम के बाद वो 10, -1 पे पहुंचा। आइए जरा टाइम की बात करते हैं, तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लग जाएगा, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये तो 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना करना है, 20। ठीक है, 10 एक्सेलरेशन से जा रहा था, t स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट, तो टाइम कितना आ जाएगा, 2 सेकंड्स के बाद। क्या 2 सेकंड लगे उसको -10, -1 से 10, -1 पहुंचने में? यस, सो योर करेक्ट आंसर विल बी A, B एंड C। ठीक है, इसको भी मैं इजी की कैटेगरी में डालूंगा। ये क्वेश्चन भी मेरे पास एक इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये भी मेरे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडर्न फिजिक्स का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है मॉडर्न फिजिक्स का। द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज इज 9/5। ठीक है, आइए जरा बात कर लेता हूं। बामर सीरीज की बात कर रहे हैं। बामर सीरीज के लिए लैम्डा मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम की बात कर रहे हैं बच्चा, तो लैम्डा मिनिमम और लैम्डा मैक्सिमम निकाल दो। लैम्डा मिनिमम मेरे पास कितना आ जाएगा, 1/लैम्डा मिनिमम इज इक्वल्स टू 1 RHC बोल दो या 1/लैम्डा नॉट बोल देता हूं, 1/लैम्डा नॉट, क्योंकि उसने 1/लैम्डा नॉट यहाँ यूज किया हुआ है, इसलिए लैम्डा नॉट लिख लेते हैं और कैंसिल आउट भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा मेरे पास। बामर सीरीज के लिए बात कर रहा हूं तो 1/4 माइनस 1/इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये आ गया 1/4 लैम्डा नॉट, 1/लैम्डा मिनिमम। और 1/लैम्डा मैक्सिमम की बात करूंगा तो 1/लैम्डा मैक्सिमम कितना आ जाएगा, 1/लैम्डा नॉट इंटू 1/4 माइनस ऑफ 1/9। इसको सॉल्व करोगे तो 1/लैम्डा मैक्स कितना आता है, 1/लैम्डा मैक्स विल बी 5/4 इंटू 9 लैम्डा नॉट। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है लैम्डा मैक्स टू लैम्डा मिनिमम। ठीक है, लैम्डा मैक्स टू लैम्डा मिनिमम। रखिए जरा लैम्डा मैक्स टू लैम्डा मिनिमम। लैम्डा मैक्सिमम की बात करूंगा तो लैम्डा मैक्सिमम रख दीजिए यहां से 4 इंटू 9/लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय 5। और लैम्डा मिनिमम के लिए बात करूंगा तो 1/4 लैम्डा नॉट, 4 लैम्डा नॉट। ठीक है, ये 4 लैम्डा नॉट से 4 लैम्डा नॉट कैंसिल आउट, कितना आ गया, 9/5 आ गया। यही तो बोला था, क्या 9/5 ही बोला है? यस, 9/5 बोला है। कहता है देयर इज अ ओवरलैप बिटवीन द रेंजेस ऑफ बामर एंड पासर सीरीज। नो, देयर विल बी नो ओवरलैप ऑफ द रेंजेस। वेवलेंथ रेंज में बिल्कुल ओवरलैप नहीं होता है। बामर और पाशन सीरीज की वेवलेंथ रेंज में ओवरलैप नहीं होता है। बहुत अच्छे से बात आपको पता है। द वेवलेंथ रेंजेस ऑफ लैमिन एंड बामर सीरीज डू नॉट ओवरलैप, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वेवलेंथ रेंजेस में कोई ओवरलैपिंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, द वेवलेंथ ऑफ द लैमिन सीरीज इज गिवन बाय 1 plus 1/m square lambda naught, where lambda naught is the shortest wavelength of the Lamin series, m is an integer। चलिए Lamin series के लिए बात कर रहा है बच्चा। अगर Lamin series के लिए बात कर रहे हैं, फॉर Lamin series के लिए अगर ये बात करता है तो मेरे पास देखिए Lamin series के लिए मैं क्या लिखूंगा, 1/लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/लैम्डा नॉट।
ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट 1 बाय लैम्डा नॉट इसने बोला है 1 माइनस 1 बाय एम स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा नॉट एम स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर। तो लैम्डा मेरे पास कितना आ गया, एम स्क्वायर लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो दिस विल बी योर आंसर। जब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, लैमिन सीरीज आर गिवन बाय 1 प्लस 1 बाय एम स्क्वायर into lambda naught, where lambda naught is the shortest wavelength of Lyman series, m is an integer, m हमको integer दिया हुआ है, option C will be incorrect। ठीक है, तो ये again this question is again is of easy category, इसको भी मैं easy category बोलूंगा, modern physics का atomic structure से easy category का question। चलिए, now moving on to the next question, ये मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन है, इसको मैं मॉडरेट लेवल का बोल सकता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं मॉडरेट लेवल का बोलूंगा। A long straight wire carries a current I is equals to 2 ampere. A semicircular conducting rod is placed beside in two conducting parallel rails of negligible resistance. ठीक है, both of the rails are parallel to the wire. ठीक है जी, the wire, the rod and the rails lie in the same horizontal plane as shown in the figure. Two ends of the semicircular rods are at a distance of 1 centimeter and 4 centimeter from the wire. At t is equals to 0, the rod starts moving the rail with a speed of 3 meter per second. ठीक है, रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है, कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया है, मैक्सिमम करंट थ्रू आर बोला है। ठीक है, और कैपेसिटेंस के अक्रॉस मैक्सिमम चार्ज पूछा है। तो देखो, अब ये रॉड मूव कर रहा है, तो इसके सबसे पहली बात तो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ, अंदर की तरफ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ। अब क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड, ये सेमी सर्कुलर रॉड है, तो ईएमएफ जनरेट होगा इसमें। ठीक है, उस ईएमएफ का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, मैं इसके अक्रॉस एक रॉड बना देता हूं ऐसे। ठीक, अब देखो, अगर मैं इस पूरे लूप को लूं बच्चों, तो इस पूरे लूप में टाइम के साथ साथ कुछ फ्लक्स चेंज नहीं होता है। देयर इज नो चेंज इन द फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ साथ कोई फ्लक्स चेंज नहीं होता है। तो जितना ईएमएफ इस सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से जनरेट हो रहा है, सेम ईएमएफ ऑपोजिट डायरेक्शन में इसकी वजह से जनरेट होगा, तो नेट ईएमएफ जीरो हो जाएगा ना, नेट ईएमएफ जीरो हो जाएगा। तो इस रॉड पर निकाल दो जरा। अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ये वायर था, इस वायर की वजह से ये रॉड मैंने ले लिया। ठीक है, अब इस रॉड पे ईएमएफ कैसे निकलेगा, इस रॉड पे ईएमएफ निकालने का तरीका है कि मैं यहां से x डिस्टेंस आगे जाऊंगा, dx एलिमेंट ले लूंगा। x डिस्टेंस आगे गया, dx विड्थ का मैंने एक एलिमेंट काट लिया। अब जरा इस dx विड्थ पर मैं ईएमएफ निकाल देता हूं। dx विड्थ पर ईएमएफ कितना हो जाएगा, de के बराबर। ठीक है, अब जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा इस x डिस्टेंस पर, म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई x। ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, BLV लेंथ कितना है जिस एलिमेंट को हुए, जो एलिमेंट v स्पीड से ऊपर घूम रहा है, जो एलिमेंट v स्पीड से ऊपर जा रहा है बच्चा, उस एलिमेंट का लेंथ कितना है, dx के बराबर लेंथ है। ठीक है, और उसका स्पीड है v। जरा इसको इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, x का वैल्यू कहां से, 1 सेंटीमीटर से, x का वैल्यू 4। ठीक है, तो EMF कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 3 म्यू नॉट अपॉन पाई 2 ln2, यानी कि 6 म्यू नॉट अपॉन पाई ln2, ये आ जाएगा। ठीक है, दिस विल बी योर ईएमएफ। अब तुम्हारा ये ईएमएफ आ गया तो खेल खत्म हो गया सारा का सारा, ये एक सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैपेसिटेंस है C नॉट, ये है R, और ईएमएफ आ गया मेरे पास। इस ईएमएफ को E रहने देता हूं। मुझे मैक्सिमम करंट चाहिए था अक्रॉस रेजिस्टेंस R। मैक्सिमम करंट कितना हो जाएगा, E बाय R हो जाएगा। और मैक्सिमम चार्ज चाहिए था, मैक्सिमम चार्ज कितना हो जाएगा, C नॉट इंटू E के बराबर, C नॉट इंटू E के बराबर, E इंटू C नॉट। E का वैल्यू तुम्हें पता है 6 म्यू नॉट ln2 डिवाइडेड बाय पाई। म्यू नॉट का वैल्यू तुम्हें दिया गया है क्वेश्चन में, म्यू नॉट का वैल्यू तुम्हें दिया गया है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ln2 का वैल्यू भी तुम्हें दिया हुआ है, म्यू नॉट का वैल्यू दिया हुआ था क्वेश्चन में, ln2 का वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है, C नॉट का वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है, रेजिस्टेंस तुम्हें दिया हुआ है। ठीक है, और t0 पर इसने कहा है कि C नॉट क्या है बच्चा, अनचार्ज कंडीशन में है। अब इसका मैक्सिमम चार्ज और मैक्सिमम करंट निकालना, मैंने तुमको वैल्यूज जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। जैसे आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास मैक्सिमम करंट कितना आ जाएगा, मैक्सिमम करंट आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁶
एम्पियर और मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा आपके पास में 8.4 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। ठीक है, सो योर ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगेन मैं इसको मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन कहूंगा, इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी कहीं अगर हो रही है तो वो ये है, इस ईएमएफ को कैलकुलेट करने में दिक्कत आ सकती है। और जेई एडवांस में इंटीग्रेशन ना करे, एलिमेंट ना दिलवाए आपसे, ऐसा कैसे हो सकता है? जेई एडवांस का पेपर अधूरा माना जाता है जब तक कि एलिमेंटल इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन ना आए। चलिए जी, एक और आसान सा सवाल। ठीक है, इसको इजी से मॉडरेट की तरफ आप ले जा सकते हैं, बट ये बहुत आसान सवाल है। क्या है क्वेश्चन, क्या कहता है? cylindrical tube with its base as shown in the figure is filled with water. It is moving downward with a constant acceleration along A. Is fixed inclined plane with an angle of 45 degree. P1 and P2 are the pressure at point 1 and 2 respectively located at the base of the tube. Let beta is equals to P1 minus P2 rho GD, where rho is the density of the water, D is the inner diameter of the tube, G is the acceleration due to gravity. Which of the following statement is correct? When beta is equals to D 0, when A is equals to G by root 2, A is equals to G by root 2, beta greater than 0, A is equals to G by 2, beta is equals to root 2 minus 1 by root 2, A is equals to G by 2, beta is equals to 1 by root 2। आइए जरा चेक करते हैं। एक्सेलरेशन का वैल्यू मैं रखूंगा when A is equals to G by root 2। जब बेटा A is equals to G by root 2 होगा मेरे पास में, A is equals to G by root 2 वाले केस में क्या होने वाला है? If A is equals to G by root 2 वाले केस में अगर एक्सेलरेशन A is equals to G by root 2 हो गया और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहाँ है? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है। क्या मैं ये इस केस में अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू G by root 2 हो गया तो इस केस में मेरे पास बीटा 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बीटा 0? ट्यूब जो सिलेंड्रिकल ट्यूब है विल फॉल्स फ्रीली। क्या ये फ्री फॉल वाला कंडीशन हो जाएगा? देखिए एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन G by root 2 है ना, उसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ लोगे कितना आ जाएगा? एंगल 45 डिग्री दिया हुआ था तो मेरे पास कितना हो जाएगा? G का ये कितना हो जाएगा? फ्री फॉल वाला कंडीशन हो जाएगा। कैसा कंडीशन हो जाएगा? ये फ्री फॉल वाला कंडीशन हो गया। ठीक है, ये फ्री फॉल वाला कंडीशन हो जाएगा तो बीटा मेरे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस ही नहीं बचेगा। फिर देखो फ्री फॉल करवा रहे हो तो प्रेशर डिफरेंस कैसे होगा? P1 माइनस P2 का। चलिए नेक्स्ट, इफ A is equals to G by 2, अगर A मेरे पास G by 2 है तो जरा इनका वैल्यूज देखो। A is equals to G by 2 है तो P1 और P2 के बीच में डिफरेंस देखता हूं मैं। ये डिस्टेंस दिया हुआ ना, तो P1 और P2 देखो। आइए इसका प्रेशर लिखते हैं। प्रेशर लिखूंगा तो प्रेशर मेरे पास क्या बन जाएगा? P2 प्लस रो G। डिस्टेंस की बात करता हूं, डिस्टेंस कितना आ जाएगा? √2D। ठीक है, और कितने एंगल पर है वो? √2 डिस्टेंस पर है। ठीक है, √2 माइनस रो G by 2 इंटू √2D। ये किसके बराबर होगा? P1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो P1 माइनस P2 निकाल देना यहां से। तो P1 माइनस P2 निकालोगे तो P1 माइनस P2 कितना आता है? P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू, ये इससे कैंसिल आउट, रो G और D कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा? 1 माइनस 1 बाय √2। ठीक है, तो P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय रो G D, ये बीटा के बराबर है और ये कितना आ गया? √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √2। दिस इज योर बीटा। तो बीटा का वैल्यू 0 आया था कब? जब A का वैल्यू G by √2 था, और बीटा का वैल्यू √2 माइनस 1 बाय √2 आया जब A का वैल्यू G by 2 है। सो ऑप्शन नंबर बी इज सॉरी A एंड C इज करेक्ट। क्लियर? ये भी एक आसान सा सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट मेरे पास इंटीजर टाइप क्वेश्चन थे, इंटीजर टाइप क्वेश्चन और बहुत ही आसान सवाल। एक अल्फा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ही आसान, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन नहीं है ये मेरे पास में मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन आया है। एक अल्फा पार्टिकल है एंड अ सिंगली चार्ज सल्फर आयन जिसका एटॉमिक मास यूनिट, सबका मास दिया हुआ है, सल्फर का 32 और अल्फा पार्टिकल का 4, आर इनिशियली एट रेस्ट। ये रेस्ट पर है। दे आर एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ V, देन अलाउड टू पास थ्रू into a region of uniform magnetic field which is normal to the velocities of the particle। तो रेडियस कितना होगा मेरे पास? R is equals to mv by qb होगा। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये मेरे पास कितना हो जाएगा? q डेल्टा v के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं, क्या मैं mv निकाल सकता हूं बच्चे? mv कितना हो जाएगा? 2m q डेल्टा v के बराबर अंडर रूट। ठीक है, तो यहां से रेडियस मेरे पास कितना हो गया? रेडियस देखो, रेडियस mv का वैल्यू यहां से पुट करता हूं तो 2m q डेल्टा v
डिवाइडेड बाय क्यू बी, ये अंडर रूट है। तो रेडियस कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 2m डेल्टा v डिवाइडेड बाय क्यू बी स्क्वायर। ठीक है, अब चेंज क्या हो रहा है, एक अल्फा पार्टिकल एक सल्फर आयन है। ठीक है, तो रेडियस किसके प्रोपोर्शनल हो गया, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास डिवाइडेड बाय क्यू, अंडर रूट ऑफ m बाय क्यू। तो क्वेश्चन सारा का सारा खत्म हो गया है। आर फॉर किस किस के लिए पूछा है, सल्फर और अल्फा, सल्फर और अल्फा, अंडर रूट ऑफ मास ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन सल्फर पार्टिकल, चार्ज ऑन अल्फा और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। रख दो जरा, 32 सिंगली आयन, सिंगली चार्ज था। ठीक है, सिंगली चार्ज सल्फर आयन है। ठीक है, ये डबली चार्ज होगा 2 इंटू इसका 4 दिया हुआ है, ये से कैंसिल आउट, ये 16 टाइम कैंसिल आउट, यानी कि 4। आर एस बाय आर अल्फा कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, सो योर आंसर विल बी 4। इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में है। इस क्वेश्चन को इजी से मॉडरेट की तरफ लेकर के तुम जा सकते हो। A thin rod of mass m in length A is free to rotate in a horizontal plane about a vertical axis passing through point O. The thin circular disc of mass m of radius a by 4 is pivoted on the rod with its center of at a distance a by 4. ठीक है, from the free end so that it can rotate freely about the vertical axis. वो भी rotate कर रहा है। ठीक है, as shown in the figure, assume that both the rods and the disc have the uniform densities. They remain horizontal during the motion. The outside stationary observer find the rod rotating with an angular velocity of omega, and disc is rotating about its vertical axis and with an angular velocity of 4 omega. The total angular momentum of the system is about the point O is ma square omega divided by 48 into n. देखिए क्या कहानी होने वाली है, मेरे को एंगुलर मोमेंटम देखना है ओ के अबाउट। तो एंगुलर मोमेंटम पूरे सिस्टम का देखूंगा ओ के अबाउट। अगर ओ के अबाउट देखूंगा तो सबसे पहले तो क्या होगा, इस रॉड की वजह से एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो रॉड की वजह से लिखूंगा, भाई मेरे पास सिस्टम है ना, रॉड की वजह से कितना होगा, एम ए स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा, एल इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। ये किसका है, ये तो रॉड के लिए है, फॉर रॉड। ठीक है, अब वो डिस्क का कितना है बच्चा, डिस्क भी तो रोटेट हो रहा है, डिस्क रोटेट हो रहा है ना, डिस्क रोटेट हो रहा है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एम आर स्क्वायर बाय 2, उसका रेडियस कितना है, ए बाय 4 होल स्क्वायर, एम आर स्क्वायर बाय 2। ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वो कितने एंगुलर मोमेंटम से रोटेट कर रहा है, 4 ओमेगा एंगुलर मोमेंटम से वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब वो डिस्क मान लेता हूं इसको इसको पॉइंट मास मान लिया। अभी पॉइंट मास कितने डिस्टेंस पर है, 3/4 डिस्टेंस पर है ना, तो ये पॉइंट एम मास कितने ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, ये पॉइंट मास, ये जो पॉइंट मास है ये डिस्क पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से भी तो घूम रहा है। ये डिस्क 4 ओमेगा से तो घूम ही रहा है, साथ साथ ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से भी घूम रहा है रॉड के साथ में। ठीक है, तो डिस्क कितने डिस्टेंस पर है, 3a/4 डिस्टेंस पर है, 3a/4 डिस्टेंस पर है, m इंटू 3a/4 डिस्टेंस पर ये है ओमेगा, ये इसकी लीनियर वेलोसिटी हो गई। ठीक है, r इंटू ओमेगा, और उसका रेडियस कितना है, 3a/4 है। इसको सॉल्व करना, ये बनता है ma स्क्वायर बाय 3 ओमेगा प्लस ये बनेगा मेरे पास ma स्क्वायर ओमेगा बाय 8। ठीक है, और ये कितना बन जाएगा, 9ma स्क्वायर ओमेगा बाय 16। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 48 ma स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, तो n का वैल्यू तुमसे पूछा था, n कितना हो जाएगा, 49। n का वैल्यू तुमसे पूछा था, n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 49। सो योर करेक्ट आंसर विल बी 49। क्लियर, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हीट का क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है ये। A small object is placed at the center of large evacuated hollow spherical container। बहुत बड़ा एक large evacuated hollow container है, इस तरह सिलेंड्रिकल स्फेरिकल बोला गया है। ठीक है, assume that the container is maintained at 0 डिग्री केल्विन। इस सरफेस का टेम्परेचर 0 केल्विन पर अज्यूम करके चलना है हमको। At T is equals to 0 the temperature of the object it is, यहाँ पर एक पार्टिकल रखा हुआ है, इसके सेंटर पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये इसका टेम्परेचर है 200 केल्विन। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स 100 केल्विन एट T इज इक्वल्स टू T1। T1 टाइम पर वो किसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, 100 केल्विन हो जाता है, यानी कि पावर रेडिएट करेगा। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की वजह से
इस ऑब्जेक्ट की वजह से पावर रेडिएट होगा, और यही पावर रेडिएटेड यानी कि dq बाई dt हो गया ना, dq बाई dt, ठीक है। और पावर रेडिएट की बात करूंगा तो माइनस एम एस डी कैपिटल टी बाई डी टी हो गया बच्चा, ये हो गया मेरे पास ई सिग्मा ए टी रेज टू द पावर 4, ई का वैल्यू 1 हो जाएगा, ई का वैल्यू 1। क्या क्या कहा है इसने, देखो T1 टाइम में इसका टेम्परेचर 100 डिग्री केल्विन और T2 टाइम में इसका टेम्परेचर 200 से 50 केल्विन हो गया, ठीक है। T1 टाइम में उसका टेम्परेचर मेरे पास कितना हो गया, आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास क्या बन गया, एम एस डी टी अपॉन स्मॉल डी टी इज इक्वल्स टू, ई का वैल्यू 1 रख देना, सिग्मा ए टी रेज टू द पावर 4, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो डी टी अपॉन टी की पावर 4 माइनस इंटीग्रेशन में सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एम एस डी टी, ठीक है। अब एक बार जब इनिशियली t इज इक्वल्स टू 0 से चालू किया, T1 टाइम में उसका टेम्परेचर कहां से कहां, 200 से कहां पहुंच गया बच्चा, 200 से वो पहुंच जाता है 100 केल्विन पे, ठीक है। तो इसके लिए इक्वेशन सॉल्व करना, इसके लिए इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपके पास कुछ इक्वेशन आएगा, सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एम एस T1 इज इक्वल्स टू, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3 बचेगा, 1/3 और 1/t यानी कि 1/100 का क्यूब माइनस 1/200 का क्यूब, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 आएगा। सिमिलरली दूसरे इक्वेशन सॉल्व करोगे तो ये कितना बनेगा, सिग्मा ए एम एस T2 1/3 1/50 का क्यूब। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है कि वो T2 टाइम में टेम्परेचर कहां से कहां चला गया, 200 से 50 केल्विन पहुंच गया, 200 से 50 केल्विन माइनस, इन दोनों को आप सॉल्व कर लेना। आपको क्या पूछा गया था, आपसे T1 बाई T2 पूछा है या T2 बाई T1 पूछा है। T1 बाई T2 निकालोगे यहां से तो T1 बाई T2 आपके पास 1/9 आ जाएगा और T2 बाई T1 कितना आ जाएगा, T2 बाई T1 इज इक्वल्स टू 9। अगेन ये बहुत ही आसान सा सवाल था, T2 बाई T1 मेरे पास 9 आता है, क्लियर है। चलिए, सो थैंक यू सो मच गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा बहुत आसान सा पेपर था। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।